अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी इंडिया से आज जॉइन किया है कर्नल डिनी ने। आप देखते रहते हैं सर को, हम डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं और हमारे पास भी सर कभी जॉइन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच Thank you. कि Thank you, आज आप Arzu आए। ji. Thank you. Wish you a happy new year सर once again. सेम टू यू सर। और सर वैसे हैप्पी न्यू ईयर तो हम कह रहे हैं, लेकिन ये साल हमें थोड़ा सा इतना अच्छा स्टार्ट होता हुआ नहीं लगा है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में जो है किसी ना किसी किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो अभी तो वो कह रहे हैं कि जी उनको सारी कंट्रीज जो है रिकग्नाइज करें और उनकी बात सुने, उनको फंड्स दें। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में पहले इस्लामाबाद में भी एक जगह जो है इस किस्म के कुछ अटैक्स वगैरह उन्होंने किए और आज लाहौर में जो है काफी रश वाली मार्केट है, नारकली मार्केट, उसके पास जो है एक ब्लास्ट हुआ है और उसमें ऑलमोस्ट अभी तक जो न्यूज आई है उसमें 3 लोगों की जानें गई हैं, 25 जख्मी है। और वो भी आपको पता है वो आहिस्ता आहिस्ता वो जिसे कहते हैं ना हमारे सरकारी आंकड़ा के वो कम कर करके बताते हैं, लेकिन काफी सीरियस इशू है और लग यही रहा है कि ये टीटीपी वाले ही कर रहे हैं, जिनके लिए हमारा ख्याल था कि शायद उन्हें तालिबान कंट्रोल करेंगे। तो कैसे देखते हैं सर आप इन इन सब चीजों को कि क्या हो रहा है और आगे क्या क्या दोबारा से ये बॉम्ब ब्लास्ट और दोबारा से ये सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो रही है? देखिए आरजू जी, पहली बात तो मुझे इस चीज में कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जो टीटीपी है वो दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट, और जैसे आप कह रहे हैं एक एक सिटीज को बड़े बड़े सिटीज से स्टार्ट करके धीरे धीरे सारे जगह पे ही वो अपना जो आतंकवादी जो हमले हैं वो शुरू लगातार जारी रखेंगे। कुछ दिनों के लिए उन्होंने सीजफायर जरूर किया था पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में, और उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल अफगान तालिबान का जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी प्ले किया था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में और जो टीटीपी के बीच में एक सीजफायर इस तरह से एक अरेंजमेंट हो ताकि फायरिंग और इस तरह के जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो ना हो। लेकिन जहां तक अभी जो पिछले 2-3 दिन से और आज का हादसा अगर हम देखें और जिस तरह से बयान भी कुछ दिनों से आ रहे हैं, उससे क्लियर ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो है वो टीटीपी पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में कोई सीज फायर करने की कोई मूड में नहीं है, और वो अपना जो एजेंडा है उनको वो आगे लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे लोग जो इनको क्लोजली देखते रहते हैं तो हमें कोई इस चीज में आश्चर्य नहीं था, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। एक, क्योंकि ये मैं हमेशा जो कहता हूँ, एक ऐसी आग है, इसको एक बार आप लगा दोगे तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये अभी एक वो ऐसी आग है अभी जो अफगानिस्तान के अंदर भी है, अब पाकिस्तान के अंदर भी है, और ये इसको जो जिन्होंने भी शुरू किया उसको कंट्रोल करना उनके हाथ से बाहर जा चुका है अभी। अब सबसे पहली बात। दूसरी चीज जो आपने जैसे सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से जो अफगान का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मांगा है कि भाई आपने हमारे गवर्नमेंट को आप रिकग्नाइज कीजिए। खास तौर पे मुस्लिम नेशंस को बोला है कि आप हमारे जो गवर्नमेंट है उसको रिकग्नाइज करने के लिए। ये देखिए कितनी ताजुब की बात है कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हमें रिकग्नाइज करें, कम से कम मुस्लिम नेशंस हमें रिकग्नाइज करें, और वहीं जो उनके सबसे अजीज हैं, सबसे ज्यादा जो करीब माना जाता है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, उनको अंदर ही वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, और उनको वो और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जो टीटीपी है वो बिल्कुल ही इनकी बात नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो तीन चीजें जो कहने के लिए कुछ कहते हैं, और उनकी जो ग्राउंड पे जो है, ऑन ग्राउंड उनका जो है वो उस तरह का नहीं है। यही सेम चीज जो है बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे यूएस हो, बाकी सभी कंट्रीज ने यही बोला है कि जो अफगान तालिबान है वो कहते हैं क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। और अभी तक जिन्होंने जो भी कार्रवाई की है उससे ऐसा लगता नहीं है कि उनके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको रिकग्निशन मिलने की कोई उम्मीद है। कारण सबसे पहले जब से वो आए हैं आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको पढ़ाई और चाहे बाकी जो नॉर्मल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको भी किस तरह से वायलेट किया गया है। जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको खुलेआम उन्होंने असैसिनेशन और बाकी जो किलिंग है वो लगातार जारी है। अब उसके जो अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसको कभी बंद नहीं हुआ है, वो भी जारी है। तो ये किस तरह से वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम जो है वो हम बदल गए हैं और हमें एक बाकी देशों की तरह ही हमें प्लीज रिकग्नाइज कीजिए। किस तरह से अभी आप लेटेस्ट हाल में देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि जो तालिबान है वो चेंज नहीं किया। और सबसे सबसे अहम चीज, एक और चीज आरजू जी ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया, जब उनको पता है कि पूरा विश्व उनके ऊपर देख रहा है, उन्होंने ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो कि यूएन के ब्लैक लिस्ट में टेररिस्ट घोषित है। अब वो किस तरह से मानेंगे कि जिनको टेररिस्ट घोषित किया हुआ है
उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, उनको आप इंटीरियर मिनिस्टर बनाएंगे और आप फिर बोल रहे हो कि प्लीज हमें रिकग्नाइज कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी देश नहीं करने वाला। और जहां तक अभी पाकिस्तान का भी एक सबसे मुझे जो मैं यही सोच रहा था कि शायद हो सकता है पाकिस्तान सबसे पहला देश होगा जो उनको जो गवर्नमेंट को थोड़ा ऑफिशियल रिकग्निशन देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जिस तरह से टीटीपी जो हाथ से कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान भी उनको रिकग्निशन का कोई मुझे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन ये के साथ साथ ये भी था कि पाकिस्तान अभी 2-4 दिन पहले तक तो बहुत ज्यादा तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था, बल्कि कहा यह जा रहा था कि मोहित यूसुफ साहब से कहा गया था कि वो जाएं अफगानिस्तान और जाके उनसे बात करें और उनकी इकोनॉमी और एजुकेशन और इस तरह की जितनी फील्ड्स हैं उसमें जो भी हो सकता है वो उनकी मदद की जाए। लेकिन वहां से उनका विजिट जो था मोहित यूसुफ साहब का वो कैंसिल हुआ है, क्योंकि सुनने में यह आया कि काबुल में जो है प्रोटेस्ट चल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अब एकदम से हवा बदली हुई नजर आ रही है, एकदम से कुछ और ही दिखाई दे रहा है कि वो लोग तो उल्टा हमारे खिलाफ हो गए। ऐसा ऐसा क्यों, आपके ख्याल से ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें आरजू जी। एक तो सबसे पहले बात, अफगानिस्तान के जो आम नागरिक है, जो वहां के लोकल्स है, उनके ऊपर आज के तारीख में एक मेरे मेरे ख्याल से अगर मैं ये भी बोलूं कि अगर विश्व में सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहीं चल रहा हो, वो अफगानिस्तान में चल रहा है। आप देखिए वहां पर बहुत तगड़ी सर्दी पड़ रही है। कोविड का जो महामारी है वो चला लगातार चल रहा है, वो कोई कम नहीं हुआ है। जब तालिबान आने से पहले ही वहां पर पूरा भुखमरी और वो सब चीजें पहले से था, उसके ऊपर कोविड आया, उसके ऊपर जो आपस में जो लड़ाई कर रहे थे वो तालिबान का और जो जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जो गवर्नमेंट फोर्सेस, उनके साथ में जो लड़ाई चला, तभी कई लोग वहां से डिस्प्लेस हुए, इधर उधर अपना गाँव छोड़ के जाना पड़ा। तो एक हालात ऑलरेडी थी। उस हालात के ऊपर जब तालिबान आया तो आपको पता है कि पूरे के पूरे जो विश्व है उन्होंने वहां पर जो इनका जो फॉरेन एड है वो बंद करा दिया। वो फॉरेन एड के बंद करने से क्या हुआ है कि आपको पता है क्या होगा कि जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का या अफगानिस्तान जो कंट्री है, 43% उनका जीडीपी जो है वो फॉरेन एड से चलता है। 75% जो उनका जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है, चाहे वो डॉक्टर्स को पे करना हो, नर्सेस को पे करना हो, पुलिस को पे करना हो, या कोई ब्यूरोक्रेट को पे करना हो, कोई भी अगर हॉस्पिटल चलाना हो, वो सब कुछ 75% जो है फॉरेन एड आता था। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा का पूरा अगर बंद हो गया, अभी जैसे यूएस ने जो उनके जो रिजर्व्स थे $7 बिलियन के या 9 बिलियन में से 7 बिलियन उन्होंने वो फ्रीज कर दिए। यूएस को देखते ही आईएमएफ ने बंद कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया, जर्मनी ने बंद कर, सभी ने बंद कर दिया। अभी ये हालत है कि जो तालिबान है उनको सिर्फ 0.1% जो उनका अपना जो रिजर्व्स है उसका 0.1% ही उनको वहां पर वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी बोल रहा है कि 90% लोग अफगानिस्तान में सिर्फ $2 से कम पे जी रहे हैं। और अगर जो आंकड़े और भी बता रहे हैं कि जो आने वाला जो मार्च एंड तक जो है कम से कम 20 मिलियन ऐसे लोग होंगे जो भुखमरी से मरेंगे अफगानिस्तान में। तो ये एक रियलिटी है ग्राउंड पे, क्योंकि इन्होंने एड बंद कर दी। 5 महीने हो गए, अगस्त 15 से लेके अगस्त 15 को शार्प यूएस ने बंद किया था, और अगस्त 15, 17, 18, 24 तक सारे देशों ने बंद कर दिया था एड देना। और वहां पर कोई भी पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आएगा तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ अब तालिबान बोल रहा है कि हमें आप पैसे दीजिए, हम इनको देते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने बोले हम आपको पैसे नहीं देंगे, अगर हमने देना भी है तो हम किसी एनजीओ को देंगे, एनजीओ के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए वो इतना ज्यादा वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ये हालात में जब लोग हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी गुस्सा है। और गुस्सा क्या, कोई भी देश अगर इस तरह का भूखा मरेगा तो वो अपने आप उनके अंदर एक एंगर होगा। अब वो एंगर जो है उनके अंदर ये है कि पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान जो इंटरफेरेंस करता रहता है, आपको पता होगा, चाहे आईएसआई चीफ हो, अब जैसे आपने बोला एनएसए हो, ये सब जाते रहते हैं वहां पर, उनको अपना जो प्रेजेंस है ऐसे दिखाते हैं कि काफी इन्फ्लुएंस है। हम भी मानते हैं कि इन्फ्लुएंस है, एडिक्वेट इन्फ्लुएंस होगा उनके पास। लेकिन क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे भी और अफगान बॉर्डर पे भी काफी तनाव है। तो ये एक परसेप्शन बना हुआ है अफगानिस्तान के लोगों के अंदर। ये जो उनकी जो आज के तारीख में जो प्रॉब्लम है, उसका बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का इंटरफेरेंस है। पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानते हैं ना, उसमें काफी आप लोगों का भी वहां चर्चा होती है कि अफगानिस्तान वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। तो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की वजह से आज उनकी ये हालत हो गई है। ये अफगानिस्तान के आम नागरिक मानती है। इसी वजह से मेरे ख्याल से वो जो गुस्सा है वो उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और एक और चीज है, मेरे ख्याल से तालिबान के अंदर भी एक
एक उनके अंदर भी हर हर कोई तो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, उसके अंदर भी कई ग्रुप हैं। तो ऐसे ग्रुप अभी इसको फायदा उठा के पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हर जगह पे दो ग्रुप तो होते ही हैं, चाहे चाहे कोई भी, चाहे हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, उनसे भी यही कहा जाता है कि जी यहाँ पे भी दो ग्रुप है, एक बाजवा साहब के फेवर में है और दूसरा बाजवा साहब के फेवर में नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से बहुत लोग गए शुरू में ही, जैसे इनकी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी तो पहुंचे थे, और बार बार कहा जा रहा था कि जी हमने इस बात को माना था कि हमारा इंटरफेरेंस रहा है। उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं की, और तालिबान ने भी बड़ा वेलकम किया था। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से पाकिस्तान से वो थोड़ा सा साइड पे होने लगे, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनके लिए कहा भी था बाकी सारी कंट्रीज से कि जी इनको मदद करे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी बात खुद करेंगे, पाकिस्तान हमारे लिए ना बोले। और साथ साथ हमें ये भी उम्मीद थी कि टीटीपी को कंट्रोल करेंगे। तो आपके ख्याल से टीटीपी और तालिबान क्या दो अलग ग्रुप हैं या एक ही है? देखिए, एक तो सबसे पहले जो टीटीपी पश्तून का ही उनका है, और तालिबान, अफगान तालिबान के अंदर में दे आर ब्रदर्स, उनके मिलाप काफी काफी क्लोज रिलेशनशिप है। मैं ये नहीं बोलता कि हर चीज जो पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी जो करती है वो अफगान तालिबान को बोल के करती है उनका पूरा, लेकिन देयर इज रिलेशन, इसमें कोई वो नहीं है। जब पाकिस्तान आर्मी इनके ऊपर यहाँ प्रेशर डालते हैं तो सीधा अफगानिस्तान के उस तरफ जाते हैं और अपना वहां पर सेफ, वहां पर उनका अच्छी तरह से वो होता है, वो भी सब सब जानते हैं वो। तो ये कहना है कि पाकिस्तान तालिबान के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन ये कहना है कि पूरा उनके बलबूते पे चल रहा है, वो भी आई डोंट थिंक इज करेक्ट। जहां तक अफगानिस्तान का जो जिस तरह का आपने क्वेश्चन पूछा कि वाई अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी 5 महीने हो गए अफगानिस्तान का जो उन्होंने अपना नया गवर्नमेंट अगस्त 15 को किया था, अगस्त 15 2021 को किया था। आज 20 जनवरी हो गया, तो 5 महीने हो गए। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, उन्होंने जो अफगान गवर्नमेंट में जिस तरह से सोचा था उस तरह का सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। जब पहला अफगान जो 90 में जो 2000 के जो टाइम पे जो तालिबान 1.0 आया था, 1.0 बोलते हैं इसको, उसमें 3 कंट्रीज ने कम से कम उनको रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया ने, इन तीनों ने माना था कि भाई ये गवर्नमेंट हम उनको मानते हैं। लेकिन 5 महीने के बावजूद कोई भी देश, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, चाइना, टर्की, ऐसे ऐसे देश, किसी ने भी इनको रिकॉग्निशन नहीं दिया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ रहा है कि अब कैसे आगे बढ़ेगा बात। दूसरी चीज मैंने जैसे बताया आपके, उनके अंदर कई सारे ग्रुप हैं, कंधारी ग्रुप है और ये बहुत सारे ग्रुप है। ग्रुप नाम लेंगे तो अपने आप ही एक शो बना सकते हैं आप। तो वो इतने सारे ग्रुप में वो आपस में लड़ रहे हैं, अब एक किसी और की तरफ खींच रहा है, एक किसी और की तरफ खींच रहा है। तीसरी चीज जो मैंने जैसे बताया आपको, ग्राउंड पे जो जनता है, वो जो आम आदमी है, वो परेशान है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल महिलाओं का भी है। महिलाएं जहां पर 20 साल से जिन्होंने अपना वो एक एक जिस तरह से अपना नौकरी करना हो या उस तरह की चीजों पे एक ऊपर आया है, अब एकदम से उन्होंने अपना जो है सब कुछ खो दिया। अब जिस परिवार में जो महिला बाहर जाके काम करते थे और उस तरह का जो एक्टिविटीज करते थे, अब उन्होंने, तालिबान ने वो बंद कर दिया है, तो वो भी सोर्स बंद हो गया है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो मैं डाटा पढ़ रहा था कहीं पर कि जहां पर मेल का परसेंटेज डाउन हुआ है, उसमें ड्रास्टिक डाउन, सबसे ज्यादा वुमेन फोक इन एम्प्लॉयमेंट इज कम डाउन, बहुत ज्यादा है। और अब ऐसी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल अभी हेल्थ के रिलेटेड चीजें हैं जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं का काम आता है, अब तालिबान ने वो भी बंद कर दिया, तो यू हैविंग आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो ये सब कुछ एक जैसे होके धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी आने वाले 4 या 5 महीने में बहुत मामला और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला। और जैसे जब हमने ये शुरू में आया था, हमने ये कहा था कि सबसे पहला जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा और पाकिस्तान से फिर वो बाहर की तरफ जा सकता है। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से ये जो 2-3 दिन से जो भी बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीजें हो रहे हैं, खास तौर पे जो पाकिस्तान तालिबान जो कर रहा है, वो एक शुरू का चीजें हैं। जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी, मेरे ख्याल से और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल सर, जैसे 10 साल पहले अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ करते थे पाकिस्तान में। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि चीज बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो इससे तो फिर कोई कंट्री भी महफूज नहीं रहेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होगा, ये अगर फैलेगी तो फिर आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो,
तो इसको आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको किस तरह से इसको रोकना चाहिए कि ये इससे पहले कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इन लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ड्यूरन लाइन भी नहीं मानते, ये तो आपको पता है, ये फेंसेस हम लगाते हैं वो निकाल के ले जाते हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन साथ साथ वो जैसे कहते हैं कि एक तरह की धमकियां भी दे रहे हैं, स्पेशली जो टीटीपी है, तो इस इनके इनके अंदर भी तो जैसे आप कह रहे हैं ग्रुप्स हैं, तो ग्रुप्स भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत को क्या इससे कोई खतरा है? भारत में भी कोई तरह के एक्शन हो सकता है इनका कि ये कुछ कर कर बैठे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं आजू जी। एक तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में इनका सबसे ज्यादा प्रभाव तो पड़ेगा, उनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा। सबसे ज्यादा नजदीक क्योंकि पाकिस्तान है, और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पाकिस्तान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान पे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने अपने हाथ वहां पर बिछाए, तो नेचुरली सबसे पहला हाथ तो उन्हीं का जलेगा। लेकिन बाकी लोगों को भी ये इफेक्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हो, उन सब में ये जो ईरान हो, इन सभी एरिया में, इन सभी देशों में इनका ये जो जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो इन सब का अपना अपना एक वरी है। लेकिन अब यूएस, जैसे यूएस चला गया, अब यूएस दूर बैठा हुआ है, यूएस को इमीडिएट कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहा, तो यूएस ने भी अपना बिल्कुल कर रखा है कि भाई हमारा फोकस अब अफगानिस्तान नहीं है, हमारा फोकस अब चाइना है, हमारा फोकस अब इंडो पैसिफिक है, हमारा फोकस अब क्लाइमेट चेंज है, इन सब चीजों में पड़ गया। अब अफगानिस्तान का डायरेक्ट हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइना ऑन द अदर हैंड, उन्होंने भी बहुत, वो तो स्मार्ट है ही, उन्होंने क्या बोले, हम डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, हम जो भी काम कराएंगे, चाहे वो मुश्किल काम हो, चाहे जो डर्टी वर्क जैसे बोलते हैं, वो हम पाकिस्तान के थ्रू कराएंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाइना भी। अब बचा सिर्फ, और बाकी जो कंट्रीज है, इनमें से जैसे मैंने नाम लिया, इंडिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे बाकी जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में अंदर इसको बुझाने की या इस टेररिज्म को डील करने के लिए मेरे ख्याल से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ओनली चांसेस पाकिस्तान का आर्मी का, एक 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 जैसे आपने बोला, ड्यूरेंट लाइन के आसपास अगर बहुत ज्यादा झड़प होती है या कुछ चीजें होती है, तो यू नेवर नो, कल को हो सकता है वहां से पाकिस्तान आर्मी को ही एक्शन लेना पड़े, सबसे पहली बात। लेकिन हमारे लिए जो हमारा सबसे ज्यादा वरी है, भारत का सबसे ज्यादा वरी है, वो कश्मीर रिलेटेड ही है। क्योंकि ये जो हम लोग ऐसे, आई थिंक पहले भी हमने बात किया था, ये जो टेररिस्ट है, ये हमेशा बंदूक के साथ ही जिए आरजू जी। इनको बंदूक चलाना ही आता है, इनको ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है, इनको टाइपराइटर चलाना नहीं आता है, इनको कुछ नहीं चलाना आता है, इनको सिर्फ बंदूक चलाना आता है। अब आपने उनको बोला भाई हमने गवर्नमेंट बना लिया अपना, है, आप अब आराम से बैठिए, तो कैसे मानेंगे ये? उनको तो बंदूक चलाना है। अब इसीलिए 5 महीने के बाद, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे अंदर ही उनके काफी सारे प्रॉब्लम्स हो, तो इनको अभी बोलेंगे कि अगर भाई आप अंदर मत चलो, कोई बाहर चलो, तो हो सकता है वो किसी और कंट्री में चला जाए। तो वो एक भारत के हिसाब से कश्मीर एक हमारे लिए एक सेंसिटिव एरिया है। कश्मीर एक मुद्दा, फॉर पहले भी अफगान के जो टेररिस्ट है वो कश्मीर में आए, तो हमारे लिए वहां पर एक सेंसिटिव इशू है। लेकिन हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जिस तरह से हमारा जो डिप्लॉयमेंट है और जिस तरह से हमारा जो प्रोसीजर्स हैं, हम लोग काफी सालों से, अब क्या हमारा बिल्कुल वी हैव ट्यून्ड अप फॉर इट, तो हम लोग वी कैन कैटर फॉर इट। बट ये बहुत सही बात आपका है कि इनका जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं सीमित रहेगा, इनका बाहर की तरफ सीमित रहेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो अभी तालिबान की बात हम कर रहे हैं, अलकायदा भी है इसमें, आईएसके भी इसमें है। वो अपना रंग जो है वो कब अपना तेवर दिखाने के लिए बाहर आएंगे, वो भी एक अलग प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा एक जो रेजिस्टेंस फोर्स है जो इनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है, वो भी अभी बिखरे हुए हैं ताजिकिस्तान में और बाकी सब जगह पर बिखरे हुए हैं। तो उनके आने के बाद किस तरह से इसका जो रूप है वो किस तरह से बदलेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत एक चीज जरूर है कि हमारे लिए भारत शामिल बाकी सभी देश जो मुल्क जितने भी नजदीक हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगा। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, बल्कि समझना चाहूंगी, जो मुझे कभी आज तक समझ ही नहीं आई, कि आखिर पाकिस्तान ने आपके ख्याल से तालिबान का साथ क्यों दिया? क्योंकि हम तो अमेरिका के साथ हमारी थी एग्रीमेंट थी, या जो भी डील चल रही थी, जिसमें यहाँ पे उन्हें मिलिट्री बेसिस भी दी गई थी और यहाँ से टैक्स हो रहे थे, हमें डॉलर भी मिल रहे थे, सब कुछ था। लेकिन ये तालिबान का साथ देने का क्या मतलब, आपके ख्याल से क्यों किया पाकिस्तान ने ऐसा? देखिए आजू जी, जो मेरे समझ में है या भारत के कई लोग जो समझते हैं वो ये है कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, तो सोवियत यूनियन का एक गवर्नमेंट था, एक आर्मी थी, और उसको ओवर राइड करके रशिया ने जब वहां पर कब्जा किया, तो जो मुजाहिद लोगों का जो इस्तेमाल किया गया था,
उसमें यूएस का भी हाथ था, यूएस ने CIA का बहुत बड़ा रोल था उसको प्ले करने का, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू कराया था उन्होंने। तो पाकिस्तान ने सबसे पहली बार ये देखा कि किस तरह से ये मुजाहिद जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके एक रशिया या उस टाइम पे USSR, सोवियत यूनियन जैसे एक बहुत बड़ा देश को, बहुत बड़ा सुपर पावर को भी हराया जा सकता है। तो ये एक माइंडसेट बन गया कि भाई अगर हम इस तरह के मुजाहिद को यूज कर सकते हैं तो हम सुपर पावर को भी हरा सकते हैं। तो ये उन्होंने इस पॉलिसी को फिर भारत के साथ कश्मीर में भी और बाकी सब जगह पे भी उन्होंने, ये एक बहुत लो कॉस्ट अफेयर है। अगर आप कन्वेंशनल आर्मी की बात करते हैं, टैंक्स हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो शिप्स हो, ये बहुत पैसा का मामला है। जैसे आपका नया जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जियो इकोनॉमिक्स की बात करता है, लेकिन जो एक मुजाहिद या कोई एक टेररिस्ट को करने के लिए कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ एक AK-47। हेलो, कैन यू सी मी? जी हेलो सर, आपका फ्रीज हुआ था। हेलो जी 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 सर, आवाज आ हेलो रही है आपकी मुझे। हेलो जी सर, सर आई कैन हियर यू सर, आपका हेलो फ्रेम फ्रीज हुआ था। हेलो। जी सर, आप हाँ सुन पा बीच रहे में, हैं मुझे? जी जी हाँ बीच में रुक गया था वो शायद। जी जी सर, बीच में रुक गया सर। कोई नहीं, आप वो AK-47 की बात कर रहे थे कि इनके हाँ पास है। हाँ, तो मैं वहीं से शुरू कर दूं, आप ज्वाइन जी कर जी लीजिएगा। जी जी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक अगर एक गन किसी को देते हैं और विद आइडियोलॉजी दे दें, और खास तौर पे वो मजहब के नाम पे आइडियोलॉजी हो, तो बंदा जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान आर्मी ने समझ लिया कि ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है, ये एक बहुत बड़ा लो कॉस्ट अफेयर है, और इसको इन्होंने पनपने दिया। इन्होंने उसके बाद जब अफगानिस्तान में जब जब ऐसे गवर्नमेंट आने की कोशिश की, तो उन्होंने सेम टेम्पलेट यूज किया ताकि इनका जो वहां पर इन्फ्लुएंस है वो बना रहे। अब उनके लिए, अब इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खुद के अंदर ही काफी सारे लोग बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में बात करते हैं कि भाई ये अगर अफगानिस्तान हमारे अंडर में रहे, हमारे इन्फ्लुएंस में रहे, तो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनता है। तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का खुद का डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने कई तरीके से दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत के साथ में लड़ाई होगी तो हमें वो डेप्थ मिलेगा। कोई लोग बोलते हैं कि भारत वहां ना आए, इसके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आप किसी भी तरह से मान लीजिए, लेकिन ये एक है कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के ऊपर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बना रखने के लिए इस तरह के जो तालिबान हो, चाहे बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो, उनका इस्तेमाल लगातार करते रहे। और अब जब एक, जैसे मैंने बोला, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खुद जो नॉन स्टेट है उनके अंदर भी बहुत सारे अनरूली एलिमेंट्स या कोई सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि इनका सिर्फ अगर आपने एक बार बंदूक पकड़ा दिया है, अब वो वो एक हद तक वो सुनेगा, उसके बाद वो अपना अपना आइडियोलॉजी खुद ढूंढेगा, अपना कॉजेस खुद ढूंढेगा, अपना कारण ढूंढेगा, अपना वो चलता रहेगा। तो ये अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो एक इन्होंने अनलीश तो कर दिया, लेकिन उनको पता समझ में नहीं आ रहा कि किस किस को किस तरह से कंट्रोल कर। कुछ लोग उनके कंट्रोल में है, कुछ लोग उनको कंट्रोल में नहीं है। तो ये है तालिबान को ऊपर करना। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताया लास्ट में कि जहां पर आप यूएस को सपोर्ट करते थे, आज आपके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यूएस का स्थान जो है अदर नेशंस के अंडर में एक छोटा सा कॉर्नर पे आ गया है। अब आप देखो कितना आप मतलब यूएस के साथ में कितना बड़ा वो गैप हुआ है। और एक तरफ जब आप पाकिस्तान यूएस के साथ में था, तो उसकी इकोनॉमी कितना कहाँ जा रहा था, उसका जो कन्वेंशनल पावर था वो कहाँ जा रहा था। आज वो ऑफकोर्स चाइना के साथ में है, लेकिन मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में खुद यूएस को अलग से नहीं दिखाया है, अदर नेशन के साथ में एक छोटा सा दिया है कि भाई हम किसी का साथ में नहीं रहेंगे, हम कोई कैंप में नहीं आएंगे करके। ये बहुत बड़ा जो चेंज है, माइंडसेट या जो पॉलिसी चेंज हुआ है, जहां पर इस तरह के लोगों को यूज करना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मिस्टेक पाकिस्तान के जितने भी जो भी थिंकर्स थे, एंड ऑफ कोर्स नेचुरली वो मिलिट्री थिंकर्स ही थे जिन्होंने किया था, वो सबसे आज वो उसका जो कॉस्ट है वो आज पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि अब उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और अगर कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह के डैमेजेस हम देख रहे हैं, एक ही वीक के अंदर 2 इस तरह के अटैक्स हैं, तो लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि शायद ये अटैक्स कहीं बढ़ ना जाए। इसलिए यहाँ पर जो है काफी जो आम पब्लिक है वो काफी परेशान है इसमें। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू। थैंक यू सर।